आज के इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ सीसीपीएस सीसीडीज ओसीडीज इनटू इक्विटी शेयर्स। तो हम सबसे पहले फैक्ट्स लिखते हैं, एक एग्जांपल बनाते हैं और फिर उस केस में क्या करना जी पड़ता है हम देखेंगे। तो आपका जो जी फैक्ट्स सर। हैं वो आप एक बार लिखो, बिना कंपनी का नाम लिए। नाम कंपनी का राइट मूव लिमिटेड ले लो। जी सर। उत्तर बोलते हैं। ठीक है, राइट मूव 1000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो 100 रुपए ईच के हैं उनको इक्विवेलेंट इक्विटी शेयर्स हैविंग। सिंपल ही रखते हैं, फेस वैल्यू सेम ही रखते हैं। हाँ, फिर मैं उसको क्वेश्चन करूंगा कि ऐसा कैसे। जी ठीक है, तो जी ये सर। आपको करना है। अब यहाँ पे फैक्ट्स हो गया, इसको जी सर। अगला रो इंसर्ट करो। अब क्वेश्चंस बनाओ कि इसके अंदर क्वेरीज क्या क्या हो सकती हैं। सर हेडिंग हेडिंग प्रोसेस। हेडिंग नहीं, प्रोसेस भी आएगा। पहले इसी जो अपने स्टेटमेंट पास किए ना, इसमें भी कई हाँ क्वेश्चन हाँ मार्क है। जी। राइट मूव एकेडमी इज कन्वर्टेबल, सो इसके कन्वर्जन टर्म्स क्या है? मैं क्वेश्चंस लो ना कि अगर एक असाइनमेंट आई आपके पास कि हम्म। किसी कंपनी ने बोला कि हमारे 1000 कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं जिनको हमें इक्विवेलेंट जी। इक्विटी शेयर जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपये है उसमें कन्वर्ट करना है। हम्म। तो आप उससे कुछ तो जी पूछोगे, तो व्हाट आर द क्वेश्चंस जो आएंगे। तो क्वेश्चंस हेडिंग लिखो हाँ, सो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन। और जो जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं कि खाली ये स्टेटमेंट से तो काम नहीं खत्म हो पाएगा, तो आपको कुछ तो पूछोगी उससे। राइट सर। क्या क्या जी सर। क्वेश्चंस है। सबसे पहले तो मेरे मन में आ रहा है कि वेदर हम्म, प्रेफरेंस शेयर हम्म, आर इन फिजिकल मोड हम्म। और डीमैट मोड, उसके बाद सेम विथ इक्विटी, उसके बाद तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर है वो फिजिकल है कि डीमैट। मैच्योरिटी। इक्विटी जी। शेयर्स फिजिकल है व्हाट कि इज द डीमैट। जी व्हाट इज द मैच्योरिटी डेट हम्म, फॉर कन्वर्जन? हम्म, मतलब आप मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर कर रहे हो या प्री मैच्योर्ड कन्वर्शन कर रहे हो? आगे ये जो प्रेफरेंस पे लगेगा वो सीसीडी ओसीडी सब पे लगेगा, तो इसलिए प्रेफरेंस का एग्जांपल ले रहे हैं जो सबके जी ऊपर सर। सेम प्रोसेस रहेगा। आगे बोलो, ओके। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरे ऑथराइज शेयर कैपिटल में हम्म, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या? हम्म। उसके बाद और क्या क्वेश्चन हो सकता है। अभी फिलहाल तो इतने ही क्वेश्चन आ अच्छा, रहे हैं मुझे। ठीक है, एक दो मैं डाल देता हूँ। जिसको आप देने जी। वाली हो वो आदमी रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। ओके। क्योंकि अगर रेजिडेंट नहीं है तो आपको फेमा की भी कंप्लायंस आएंगी। द शेयर होल्डर, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हाँ, जो कन्वर्ट कर रहा है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। जी।
फिर अगला क्वेश्चन है, ये जो कन्वर्जन प्राइस है ये किस बेस पे आया? तो उसके लिए हम लोगों को जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है या फिर डिबेंचर्स है, उसका टर्म्स ऑफ इशू देखना पड़ेगा। अभी आपने 100 रुपीज किस बेस पे लिया, उसका क्या? अगर फेस वैल्यू, अगर कंपनी की वैल्यूएशन 200 रुपये है तो आप 100 रुपये पे कैसे कर रहे हो? ठीक है। ओके। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कन्वर्जन के कंटेक्स्ट में? कंपल्सरी है कि ऑप्शनल है? मतलब इशू जो है 7 पॉइंट में कन्वर्जन जो हो रहा है, आप वो जो हमने फिर मैच्योरिटी में भी कवर कर लिया कि मैच्योरिटी डेट क्या है, अर्ली जी। है कि सेकेंडली है। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन। जी। ठीक है। बेसिस ऑफ कन्वर्जन प्राइस से जी। आपका प्रीमियम कितना है वो निकल के आएगा। हाँ सर। उसके बाद डिविडेंड का क्या होगा कन्वर्जन के टाइम? ओके। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टिल कन्वर्जन। मतलब अभी अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, सितंबर में डिविडेंड दिया, उसके बाद दिसंबर में वो कन्वर्ट करने आ रहा है, तो क्या उसको 3 महीने का डिविडेंड मिलेगा? डिबेंचर है तो क्या उसको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? ठीक है। ओके। ये सो क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे। सीसीपीएस। अभी हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हर क्वेश्चन क्यों लिखा हम जी लोगों सर। ने, जी सर। उसका क्या इम्पैक्ट है प्रोसेस में। और कोई ओके। क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? हाँ, मतलब व्हाट विल हैपन टू डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है। और मतलब उसमें वो भी कवर हो जाएगा। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो मैच्योरिटी मतलब, तो मतलब उसके अगेंस्ट में क्या होगा? है ना, इंटरेस्ट ये क्वेश्चन आ कंपोनेंट के सकते हैं ना, अगेंस्ट। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, जी। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जी है जो सर। जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो भी अगर आप नहीं सर। जो जो क्वेश्चन आएंगे हम और डालेंगे। अभी एक एक क्वेश्चन के हम्म। नीचे लिखते हैं वो ऐसा क्यों लिखा, उसका क्या इम्प्लीकेशन है। आपने ऐसा क्यों लिखा राइट। कि प्रेफरेंस शेयर फिजिकल मोड में है या डीमेट मोड में है? ऐसा क्यों लिखा? इसका ऐसा क्या क्यों क्या लिखा क्या तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? क्योंकि अगर मुझे डीमैट मोड में अगर मुझे लिस्टिंग। प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ प्रेफरेंस शेयर्स डीमैट मोड में है, तो मुझे उसके कन्वर्जन का कॉर्पोरेट एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो उसके आगे कि अब अगर इसको लिखो, पहले फिजिकल लिखो तो क्या करना पड़ेगा? अगर फिजिकल है तो सामने वाले को आपको डिबेंचर दे, ये प्रेफरेंस शेयर वापस करने पड़ेंगे कन्वर्जन की एप्लीकेशन के साथ, और आप उसको कैंसिल करोगी। उसके हाथ में रह नहीं सकता ना जी। फिजिकल सर्टिफिकेट। तो राइट। तो तो सरेंडर शेयर होल्डर सरेंडर करेगा अपना सर्टिफिकेट, टू सरेंडर। राइट। और डीमेट रहेगा तो along with application for conversion। तो डीमेट रहेगा तो डीमैट रहेगा तो कॉर्पोरेट एक्शन करके डीमैट आपको रहेगा तो ISIN। कॉर्पोरेट एक्शन तो मतलब, हाँ एस्टिंग मतलब हाँ, कॉर्पोरेट एक्शन करके पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा, फिर इक्विटी के कन्वर्जन का इक्विटी। कोई कॉर्पोरेट एक्शन होगा कि सीधा उसको खत्म होने का होगा कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए, रिडम्पशन का होगा ना? सर क्योंकि इक्विटी में भी कॉर्पोरेट एक्शन होगा ना मतलब वो कन्वर्जन का। सेकंड क्वेश्चन का है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम बोल रहे हैं हाँ। एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर का। नहीं तो कन्वर्जन जब होगा होने के बाद मतलब कन्वर्जन बिटवीन शेयर होल्डर एंड कंपनी, शेयर होल्डर विल गिव एप्लीकेशन टू फॉर कन्वर्जन टू कंपनी एंड कंपनी विल एग्जीक्यूट इट आफ्टर वाया कॉर्पोरेट एक्शन नहीं, अब इसमें क्या ऑफ होगा, एक्सटिंग्विशमेंट। अभी एक्सटिंग्विशन क्या है, जब आपने इशू कर दी तो आप अभी जी। NSDL या CDSL जहाँ पे भी वो होल्ड कर रहा है वहाँ कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू आप इनको ये बोलोगे कि ये प्रेफरेंस शेयर हमारे रिडीम हो गए। जी। तो यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एक्शन फॉर रिडम्पशन करना है, क्योंकि दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, कन्वर्ट होने के बाद प्रेफरेंस शेयर नहीं रह सकते सिस्टम में उसके डीमेट अकाउंट में। नहीं नहीं नहीं। अगर आप उसको इक्विटी दे रहे हो तो प्रेफरेंस चला जाएगा और इक्विटी आ जाएगा, ओके। राइट।
सो इसीलिए हम लोगों को जब भी रेजोल्यूशन पास करना है कन्वर्जन का, तो उसमें हम लोग रिडम्पशन का भी लिखेंगे रेजोल्यूशन कि पास करते हैं। उसी पे रहेगा जी। कि द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर शैल स्टैंड रिडीम एंड अगेंस्ट दैट हम्म कंपनी विल बी इशूइंग इक्विटी शेयर सो हम्म एंड सो। तो यहाँ पे ये दो काम करेक्ट। होंगे, प्लस रिडम्पशन का फॉर्म हम्म फाइल करना पड़ता है आपको आरओसी में। जी, SH7 यहाँ पे लिखूं क्या सर? नहीं लिखेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, खाली हमने आपको जो क्वेश्चन था उसका इम्प्लीकेशन ये था हाँ कि फिजिकल रहेगा जी तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए और डीमेट रहेगा तो हाँ कॉर्पोरेट एक्शन करना पड़ेगा। जी जी। इक्विटी शेयर्स के केस में क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और एक किस इसको अब क्या करो, क्वेश्चन बोल्ड करते जाओ। जी सर। तो ऐसा हो गया कि अपन ने वो तो कर दिया लेकिन सर्टिफिकेट ही नहीं मांगा, या फिर हम लोगों ने हम्म उससे कॉर्पोरेट एक्शन नहीं कराया, तो उसके हाथ में डबल हो सकता है, और वो चाहे तो उसको बेच के हाँ फिर कंपनी करेक्ट। को वो कर सकता है। तो जी। इक्विटी शेयर जो इशू करने वाले हैं फिजिकल मोड में या डीमेट मोड में, तो अगर फिजिकल मोड है तो क्या होगा? सो फिजिकल मोड में तो हम लोगों को उससे हम लोगों को जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आए हैं वो डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, वो तो और पहला था, वो उसके पहला था, अगेंस्ट, वो हाँ पहला था। उसके अगेंस्ट उसको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू करने हैं सर, ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो, लिखो अपॉन फिजिकल, कन्वर्जन। सुनो ना, फिजिकल अगर लिखो, जी। फिजिकल में अगर हम कर रहे हैं तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी एग्जाम्प्ट है क्या डीमेट के प्रोविजन से। हर वो तो कंपनी जो है, दोनों केस में देखना सुनो ना, पड़ेगा। हर कंपनी जो है, नहीं नहीं क्या है, जी लिमिटेड कंपनीज अब सब इक्विटी शेयर्स आपको जो भी कर रहे हो आपको डीमेट में इशू करना है, एग्जाम्पशन है हाँ, प्राइवेट कंपनियों को। एंड होली ओन सब्सिडियरीज को। ठीक है, तो यहाँ पे जब फिजिकल की बात आ रही है तो हम्म पहले तो आपको चेक करना है हम्म, हम्म कि वेदर एग्जाम्प्ट फ्रॉम डीमेट प्रोविजन, सेक्शन 29A आई थिंक सो। ठीक है, इफ यस तो सेक्शन। आपको, हाँ लिखेंगे बाद में, इफ यस तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट इशू करना है। फिर फिजिकल जब इशू कर रही हो सर्टिफिकेट, तब आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैं इसकी स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे करूँ। पे, हाँ स्टैम्प ड्यूटी। सो व्हाट आई फील इज स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी पे हम लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है, और जब भी सीपी पे, नहीं ऐसा नहीं है, आपको सॉरी स्टैम्प जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है वो टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी तो पे की है, और ये नया चेक कर नहीं है कुछ। चेक करना पड़ेगा आपको, मेरे ख्याल से आपको पे करनी अच्छा। पड़ती है, पर वो चेक करेंगे स्टैम्प ड्यूटी के प्रोविजन से। क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा कि फिजिकल हम्म सर्टिफिकेट जो है तो स्टैम्प ड्यूटी जो है टू बी पेड अगेन और नॉट, ये 8th क्वेश्चन हो गया। नहीं हाँ, सुनो एक ना, मिनट। जी। 8th क्वेश्चन हो गया, स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड और नॉट। हम्म ठीक है, अपन कोई भी जजमेंट नहीं पास करते, रेगुलेशन रूल्स देखेंगे क्या कह रहे हैं और उसके हिसाब से कॉल जी करेंगे। सर। स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड ऑन न्यू सर्टिफिकेट, शेयर। चाहे वो सर्टिफिकेट में हो या डीमेट ओके। में हो। हाँ। ठीक है, यस और नो, इफ यस व्हाट इज द स्टैम्प ड्यूटी रेट, आएगा ना, ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके पास यस। इसके लिए। इफ नो देन व्हाई, हाँ है ना? ठीक है, हाँ तो सेकंड जी। क्वेश्चन का इम्प्लीकेशन यही था कि अगर डीमेट है तो, सेकंड को डीमेट है तो आपको कॉर्पोरेट एक्शन करना पड़ेगा आंसर में। यस यस। और कॉर्पोरेट एक्शन कर रहे हो तो स्टैम्प ड्यूटी अगर पेबल है तो ऑनलाइन आपको पे करनी है, एनएसडीएल या सीडीएसएल की कॉर्पोरेट एक्शन फॉर एडिशन मतलब क्रेडिट ऑफ इक्विटी शेयर्स, फॉर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड देन
क्रेडिट ऑफ इक्विटी शेयर्स भी होगा एंड एक्सटिंग्विशमेंट वो ऑफ, पहले हो गया, अच्छा वो ऊपर हो गया। रिडम्पशन ऑफ सीसीपीएस होगा और एक्सटिंग्विशमेंट, ये दो अलग अलग होंगे ना सर? यस यस, रिलम्पशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट एक ही होगा ना, रिलम्पशन होते ही वो खत्म करेगा ऐसे। ऐसे लिख देती हूँ, है ना? उनके सिस्टम में जो मेच्योरिटी डेट रहती है उसके बाद वो आपको कहेगा कि आप फॉर्म भरो और उसको खत्म कराओ एसएन को। करेक्ट। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन फॉर क्रेडिट और क्रेडिट इक्विटी शेयर्स, शेयर्स। और उसके साथ आपके फॉर्म्स फाइल होंगे। मैच्योरिटी डेट का क्वेश्चन क्यों आया था आपके मन में? मतलब if this is before the date of maturity, then उसका कंपनी मतलब शेयर होल्डर ने अप्लाई कर दिया कन्वर्जन के लिए, बट कंपनी ऑन व्हाट बेसिस इट विल लाइक कुछ टर्म्स में अग्रीड हुआ है क्या कि स्ट्रिंजेंट डेट ऑफ मैच्योरिटी है या मैच्योरिटी डेट कैन बी एट देखो द ना, ऑप्शन ऑफ जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर बिफोर मैच्योरिटी कर रहा है तो किस बेस पे हो सकता है, इट शुड बी एज पर टर्म्स। तो अगर किसी ने बिफोर मैच्योरिटी आपको अप्लाई किया तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको प्रेफरेंस शेयर्स की टर्म्स चेक करनी पड़ेंगी। इफ एप्लीकेशन कि वहां पे उसको ऑप्शन है क्या अर्ली कन्वर्जन की, अगर है तो करोगी, नहीं तो मना करोगी। इफ शेयर होल्डर, ये कंपनी के पास भी हो सकता है ऑप्शन? नहीं, हाँ हो सकता है शेयर ना, होल्डर के पास पुट एंड कॉल दोनों रहते हैं ना, कंपनी कैन कॉल और शेयर होल्डर कैन पुट। पुट, ओके। तो इसलिए बोला चेक टर्म्स, अगर शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है पुट करने की तो ही कैन आस्क फॉर अर्ली रिडेम्पशन कन्वर्जन एंड कन्वर्जन। ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट का जो कंसेप्ट है वो इसलिए, अगर नहीं तो कंपनी जो है जो भी आखिरी डेट है उस दिन खुद स्यू मोटो कर देगी कन्वर्ट। हाँ, वो तो ऑटोमेटिकली इट विल हैव टू। तो ये हो गया ना, अगर बिफोर मैच्योरिटी है और मैच्योरिटी डेट पे कंपनी करेगी, यहाँ पे एक्शन शेयर होल्डर को लेना है जी और कंपलसरी के केस में कंपनी को एक्शन लेना है। जी। कंपनी फिर कंटिन्यू नहीं रहने दे सकती, कंपनी फॉल्ट में रहेगी। हाँ वो तो नो, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू। अगर कंपलसरी कन्वर्टिबल है और कंपनी भूल जाए वो डेट को तो वायलेशन हो जाएगी ना। तो इस केस में कंपनी के ऊपर है। ऑप्शनली कन्वर्टिबल है तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो आपके प्रेफरेंस शेयर कंटिन्यू रहेंगे, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। ठीक है, तो कंपलसरी कन्वर्जन में कंपनी को एक्शन लेना है। जी। एंड एंटर मार के लिखो, अगर सीसीपीएस है तो ऑन मैच्योरिटी कंपनी टू कन्वर्ट। कंपलसरी कन्वर्टिबल है तो सीसीपीएस, हाँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्यों आया था? authorized share capital of the company is if the share preference shares are there, तो classification के हिसाब से authorized share capital would be divided into equity and preference shares। but अगर authorized share capital आपका preference shares जितना है paid up, उतना ही आपका authorized share capital towards preference है, और equity जितना paid up है उतना ही आपका authorized share capital of equity है। so if you will convert, तो कन्वर्ट के टाइम पे यू विल नॉट हैव इनफ ऑथराइज शेयर कैपिटल टू अकोमोडेट द शेयर्स which are going to be converted from preference shares। preference shares का ऑथराइज शेयर कैपिटल तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, बट इक्विटी में इक्विटी cannot be, I mean equity, new equity issued after conversion cannot be accommodated in the existing authorized share तो capital यहाँ पे क्योंकि वो पेड अप, हाँ उसका ये
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो चीजें, एक अगर सफिशिएंट कैपिटल है तो आप रिक्लासिफिकेशन करोगे कि अगर आपको प्रेफरेंस दोबारा इशू नहीं कर रहे तो प्रेफरेंस को भी इक्विटी में कर दोगे और जो डिफरेंस है सिर्फ उतनी कैपिटल बढ़ाओगे। जी। हम्म। तो इसमें क्या करोगे, इफ ऑथराइज कैपिटल क्या लिख रहे हो? If authorized equity share capital is sufficient. तो ओनली रिक्लासिफिकेशन इज सफिशिएंट। नहीं, अगर I am सपोज saying if ऑलरेडी authorized share अगर ऑलरेडी ऑथराइज हाँ कैपिटल 50 करोड़ है और अभी 10 करोड़ ही आपने हाँ इशू किए हुए हैं, कन्वर्जन के बाद हाँ भी 50 तो करोड़ के अंदर है, तो खाली रिक्लासिफाई कर दोगी प्रेफरेंस शेयर को भी, अगर आपको आगे इशू नहीं करना टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो यस यस इक्विटी कर दोगी। राइट। लेकिन अगर दोनों सेम सेम है जैसा आपने बोला जितने थे, तो आपको एग्जिस्टिंग जी। प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट करना है, प्लस अगर कुछ कम है तो उसके लिए कैपिटल इंक्रीज करनी है। लेकिन सर कम कैसे हो सकता है? क्योंकि मतलब इक्विटी जो है, प्रेफरेंस जो है, ये पूरा फेस वैल्यू रहता है। हाँ हाँ, और आप जब इशू करोगी विद प्रीमियम इशू करोगी विद प्रीमियम, तो अगर मतलब तो तो मोस्टली आपको अगर मिल जाए, टर्म्स ऐसे मोस्टली हैं। कैपिटल मिल जाएगी आपको। हम्म क्योंकि अगर आपने 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू किए, अभी आपने जैसे ऊपर लिखा है 1000 के इशू किए, 100 रुपए के, हम्म 1 लाख के, हम्म और अगर आप अभी हम्म, कन्वर्टेबल इसको 10,000 इंटू 10 करती हो या 10,000 इंटू 20 करती हो, तो 10 रुपये प्रीमियम में चला जाएगा। तो स्टिल मतलब यहाँ पे आपको हाँ सर देखना है कि आपको अपने अथराइज कैपिटल को रिक्लासिफाई करना है, इंक्रीज करना है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। जी। So क्योंकि if the authorized share capital is sufficient to accommodate then nothing is, only reclassification is required, else increase in authorized capital. equity shares post conversion. अगर ये है तो then no action is required. If not, then reclassification. राइट। अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है तो आपको फेमा की भी कंप्लायंस करनी पड़ेगी, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा आरबीआई को, क्योंकि जब इशू किए होंगे तो उस टाइम आपने एफसीजीपीआर फाइल किया होगा कि हम सीसीपीएस किया इशू कर, होगा जी आपने सर। सब दिया होगा, तब आपको फर्दर इंटीमेट करना पड़ेगा कि ये कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हाँ आपको मतलब ये प्रेफरेंस हाँ, हाँ सो आपको अगर इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, राइट ना, बताना ही पड़ेगा ना, कोई एक्शन तो इनके नहीं, फॉर्म नहीं फाइल होगा एफसीजीपीआर दोबारा, लेकिन बताना पड़ेगा। नीड टू इंटीमेट आरबीआई अबाउट कन्वर्जन। तो ये इंटीमेशन लेटर थ्रू होगा या उसका कोई स्पेसिफिक वो अपने को फॉर्म उसके रहेगा? एफसीजीपीआर की इंस्ट्रक्शन किट से देखना पड़ेगा। ओके जी। कि अगर उस टाइम हम लोगों ने इक्विटी नहीं बढ़ा के दिखाई है तो एफसीजीपीआर के थ्रू करोगे, तो देखेंगे जब वो पॉइंट आएगा। जी। लेकिन इस केस में, एनआर के केस में, आपको आरबीआई इन्वॉल्व होगा, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ यस यस। और फिर जब आरबीआई इन्वॉल्व होगा तो वो भी पूछेगा कि वैल्यूएशन रिपोर्ट कहाँ है जिसके बेस पे आपने कन्वर्ट किया है। करेक्ट। तो वहाँ पे अब वैल्यूएशन भी आ जाएगा। हाँ 5th पॉइंट में मांगता है ना सर्टिफिकेट की। करेक्ट। बेसिस ऑफ कन्वर्जन प्राइस क्या है, तो जनरली क्या है, तो वही कन्वर्जन के लिए मतलब जब इशू होती है सिक्योरिटी, तो आपको दो ऑप्शन रहती है। एक कि आप अपफ्रंट कन्वर्जन प्राइस डिसाइड कर लो, मैं प्राइस डिसाइड करो कि फॉर्मूला डिसाइड करो, और दूसरा रहता है कि जब उसको एंटाइटलमेंट होती है
उससे 30 डेज पहले आप डिसाइड करो, बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन रिपोर्ट, नॉट ओल्डर देन 60 डेज। Yes. So in any case, if we are converting the equity preference shares into equity share at par also, तो भी valuation का जरूरत है? लगेगा ना, आप किस बेस पे आप कर रहे हो? और आई थिंक आपका आरटीए और डिपॉजिटरी भी वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं, मांगेगा। उनको कोई लेना देना नहीं है, बट वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको लगेगी इस कंटेक्स्ट में। अभी जब अनलिस्टेड कंपनीज हैं तो वो प्राइस किस बेस पे डिसाइड करती है? लाइक आपके एग्जांपल में आप जो कन्वर्जन प्राइस ले रही हो वो क्या प्राइस ले रही हो? एट पार, तो फेस वैल्यू पे। ये प्री डिटरमाइंड है। ओके। एक्चुअल केस में, आपका जो एक्चुअल केस है, उस केस में ये जो कन्वर्जन प्राइस है ये प्री डिटरमाइंड है। उसके लिए टर्म्स चेक करने पड़ेंगे सर। हाँ, ये जो अनलिस्टेड कंपनी रहती है, क्यों? क्योंकि प्री डिटरमाइंड नहीं होता मोस्टली, कि अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, उसके बाद अगर बिजनेस बढ़ गया तो वैल्यूएशन ज्यादा है, घट गया तो कम है, तो वो ज्यादा रेट पे क्यों देगा? तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि हम वैल्यूएशन के बेस पे देंगे। ओके। कि जिस टाइम हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस टाइम बिजनेस की जो वैल्यू है, या तो अपफ्रंट डिसाइड करते हैं या फिर उस टाइम के वैल्यूएशन रिपोर्ट का बेस लेते हैं। तो आपको ये बेसिस हाँ, तो अगर अपफ्रंट डिसाइडेड है तो उसके टर्म्स में हम लोगों को, अगर टर्म्स में ऐसा लिखा गया है कि इट विल बी कन्वर्टेड, इट विल बी, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एट फेस वैल्यू। हाँ, सो अगर टर्म्स में लिखा हुआ है कि इट विल बी कन्वर्टेड एट फेस वैल्यू, देन इट विल बी कन्वर्टेड एट फेस वैल्यू, देन नो वैल्यूएशन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। लेकिन आपको क्वेश्चन कहाँ आएगा? जब आप इनकम टैक्स में जाओगी, तो अगर कंपनी का शेयर 100 रुपए का और आप 200 रुपए का और आप 100 रुपए में इश्यू कर रहे हो, तो डीम्ड डिविडेंड नहीं हो जाएगा? ओके। तो इसका सेकंड एंगल भी रहता है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो डिजायरेबल है, which should not be older than 60 days from the date when he is 60 days entitled, prior to डेट ऑफ एंटाइटलमेंट, जब वो कन्वर्ट करने के लिए एंटाइटल हुआ था। कन्वर्जन का एक रेगुलेशन मतलब है, डेट ऑफ एप्लीकेशन। कन्वर्जन का जैसे भी आपका एक सीसीपीएस है तो वो लास्ट डे पे होगा, तो उसके 31 से 60 डेज के बीच में प्राइस फिक्स हो जाना चाहिए। ओके, नहीं, बट मतलब व्हेन फर्स्ट स्टेप वुड बी शेयर होल्डर विल गो फॉर एप्लीकेशन। वो कब देगा? जब वो एंटाइटल्ड है। हाँ, व्हेन इज एंटाइटल्ड तभी वो एप्लीकेशन देगा ना। हाँ, तो ऑलरेडी प्रीडिटरमाइंड रहता है कि वो कब एंटाइटल होगा कन्वर्ट करने के लिए, और फिर कन्वर्ट करेगा तो वहां पे प्रोविजन रहेंगे कि किस बेस पे करेगा। ओके। तो इसलिए वैल्यूएशन, जब वो प्रोविजन आएगा तो वो सेक्शन खोल के आपको दिखाऊंगा जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब ये उसके केस में है आपके कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के, कि प्राइस टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट और एट द टाइम ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ये भी फर्क पड़ता है कि कंपनी जो है, अभी 9th क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, क्योंकि दोनों